अस्पताल सिर्फ डॉक्टर और नर्सों से कहीं बढ़कर होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। पर्दे के पीछे कई प्रणालियां और समितियां लगातार काम करती रहती हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले, खासकर जब बात दवाओं की हो। सही कहा। आज हम इसी अंदरूनी दुनिया की थोड़ी पड़ताल करेंगे, खास तौर पर दो अहम चीजों पर। फार्मेसी और चिकित्सा समिति यानी पीटीसी और अस्पताल फॉर्मूलरी। बिल्कुल। और ये वो व्यवस्थाएं हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि मरीजों को सही दवा सही समय पर और सुरक्षित तरीके से मिले। ये पर्दे के पीछे के नायक की तरह है एक तरह से। हाँ, हमारी आज की बातचीत एक दस्तावेज के कुछ अंशों पर आधारित है जो अस्पतालों में इन समितियों के कामकाज का ब्यौरा देता है। और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई अस्पताल दवाओं के मूल्यांकन, चयन, इस्तेमाल और उन पर नजर रखने के लिए इतनी व्यवस्थित प्रक्रियाएं क्यों और कैसे बनाते हैं। आखिर कैसे वो मरीजों की बेहतरीन देखभाल और लागत नियंत्रण के बीच संतुलन साधते हैं। कभी सोचा है कि स्टोर रूम में कौन सी दवा रखी जाएगी और कौन सी नहीं, इसका फैसला कैसे होता है? ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता। ये एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया का नतीजा है और इस प्रक्रिया के केंद्र में होती है एक बेहद महत्वपूर्ण समिति। ठीक है, तो चलिए परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी और चिकित्सा समिति यानी पीटीसी की। ये असल में है क्या और करती क्या है? हाँ, तो पीटीसी देखिए मूल रूप से अस्पताल के चिकित्सा कर्मचारियों का एक सलाहकार समूह है। सलाहकार समूह? हाँ, लेकिन सिर्फ सलाहकार कहना शायद इसकी भूमिका को थोड़ा कम आंकना होगा। ये असल में चिकित्सा कर्मचारियों और फार्मेसी विभाग के बीच एक पुल का काम करती है, एक बहुत जरूरी लिंक। अच्छा। ये वो समिति है जो अस्पताल में दवाओं के जरिए होने वाली मरीज की देखभाल, जिसे हम फार्मास्यूटिकल केयर कहते हैं, मतलब दवाओं का पूरा मैनेजमेंट और उनका सेफ और असरदार इस्तेमाल, उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। तो ये सलाह किस तरह की देती हैं? क्या ये सिर्फ सुझाव देते हैं या इनके फैसलों का वजन होता है? मतलब कितना इम्पैक्ट होता है इनका? नहीं, इनके सुझावों का काफी वजन होता है। इनके मुख्य उद्देश्य हैं, पहला, दवाओं के मूल्यांकन, चयन और उनके चिकित्सीय उपयोग के लिए नीतियां, मतलब पॉलिसीज बनाना या सुझाना। पॉलिसीज? हाँ, कौन सी दवाएं सबसे ज्यादा असरदार और सुरक्षित है, उनका इस्तेमाल किस स्थिति में और कैसे किया जाना चाहिए, ये सब। दूसरा, ये अस्पताल फॉर्मूलरी जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, उसमें किन दवाओं को शामिल किया जाए और किन्हें नहीं, इसके लिए गाइडलाइंस तैयार करते हैं। तो ये फैसले सीधे मरीजों के इलाज पर असर डालते हैं फिर तो? बिल्कुल, इसीलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो वाकई बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस समिति में कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें किस तरह की विशेषज्ञता जरूरी होती होगी? हाँ, इसकी संरचना, मतलब इसका कॉम्पोजिशन, काफी सोच समझकर तय किया जाता है ताकि अलग अलग नजरिए शामिल हो सकें। अच्छा। इसमें कम से कम 3 चिकित्सक होते हैं, मतलब फिजिशियंस। इनमें से एक को समिति का अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन चुना जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स हो गए। हाँ, फिर फार्मासिस्ट होते हैं जिन्हें दवाओं की गहरी जानकारी होती है और वे अक्सर समिति के सचिव, सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं। सारा रिकॉर्ड रखना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, ये सब। डॉक्टर और फार्मासिस्ट तो समझ आते हैं। और नर्सिंग विभाग का एक प्रतिनिधि भी जरूरी है, क्योंकि नर्सें ही वो कड़ी है जो सीधे मरीजों तक दवाएं पहुंचाती हैं और उनके असर को सबसे करीब से देखती हैं। हाँ, ये बात तो है। फिर अस्पताल प्रशासक का एक प्रतिनिधि भी होता है, हाँ। ये सुनिश्चित करने के लिए कि नीतियां प्रैक्टिकल हों और अस्पताल के बजट और संसाधनों के दायरे में हों। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई? हाँ, साथ ही एक गुणवत्ता आश्वासन समन्वयक, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, ये पक्का करता है कि सभी प्रक्रियाएं तय मानों को स्टैंडर्ड्स के अनुसार चल रही हैं और जरूरत पड़ने पर किसी और विशेषज्ञ को भी शामिल किया जा सकता है। काफी बैलेंस टीम लगती है ये तो। ये समिति काम कैसे करती है? क्या ये रोज मिलते हैं? नहीं, रोज मिलना शायद जरूरी नहीं होता, लेकिन नियमितता, रेगुलरिटी महत्वपूर्ण है। हमारा स्रोत बताता है कि साल में कम से कम 6 बैठकें जरूर होनी चाहिए। साल में 6 बार, यानी हर 2 महीने में एक बार? हाँ, करीब करीब। इससे वे दवाओं से जुड़े नए डेवलपमेंट्स, सेफ्टी कंसर्न्स और पॉलिसीज पर नियमित रूप से चर्चा कर पाते हैं और जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। पीटीसी सिर्फ दवा चुनने तक ही सीमित नहीं है, जैसा आप कह रही थी। उनकी सुरक्षा पर नजर रखने में भी इसकी बड़ी भूमिका है, खासकर प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडीआर के मामले में। ये क्या प्रक्रिया है?
बिल्कुल सही। यहीं पीटीसी की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब किसी दवा का मरीज पर उम्मीद से अलग या कोई बुरा असर होता है, उसे एडीआर कहते हैं। साइड इफेक्ट्स जैसा। हाँ, उससे थोड़ा ज्यादा गंभीर भी हो सकता है। तो स्रोत बताता है कि एडीआर रिपोर्टिंग के लिए जो फॉर्म इस्तेमाल होता है, उसे पीटीसी ही डिजाइन करती है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हाँ, जब इलाज कर रहे डॉक्टर को ऐसा कोई मामला दिखता है, तो वे इसी फॉर्म को भरते हैं। और फिर उस फॉर्म का क्या होता है? क्या वो बस फाइल में लग जाता है या उसका कुछ इस्तेमाल भी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फॉर्म आगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट या सीधे पीटीसी को भेजा जाता है। ये डेटा इकट्ठा होता है। अगर किसी दवा को लेकर बार बार एडीआर रिपोर्ट आ रही है, तो समिति सचेत हो जाती है। मतलब पैटर्न दिखने लगता है। हाँ, इससे उन्हें दवाओं के छुपे हुए खतरों का पता चलता है और वे जरूरी कदम उठा सकते हैं, जैसे उस दवा के इस्तेमाल को लिमिट करना, उसके बारे में चेतावनी वार्निंग जारी करना या शायद उसे फॉर्मुलरी से हटाने की सिफारिश करना। तो ये मरीजों की सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी निगरानी तंत्र है, एक तरह से सेफ्टी नेट। बिल्कुल। और आपात स्थिति के बारे में सोचें, वहां तो हर सेकंड कीमती होता है। क्या इमरजेंसी में भी पीटीसी का कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल। आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सही दवा मिलना जीवन रक्षक हो सकता है। स्रोत के अनुसार पीटीसी ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि इमरजेंसी में काम आने वाली दवाओं के तैयार बक्से, मतलब प्रिपेयर्ड बॉक्सेस, या जिन्हें हम इमरजेंसी किट्स कहते हैं, इमरजेंसी किट्स, हाँ। वो हमेशा मरीज के बिस्तर के पास बेडसाइड पर आसानी से उपलब्ध हों। यानी एकदम रेडी टू यूज किट्स, ताकि जरूरत पड़ते ही बिना देरी के इस्तेमाल हो सकें। टाइम बचता है उससे। ठीक कहा। पीटीसी उन दवाओं और दूसरी जरूरी चीजों की सूची बनाती और अपडेट करती रहती है जो इन इमरजेंसी किट्स में रखी जानी चाहिए। तो आप देखें, चाहे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की दवा का चयन हो, इस्तेमाल के दौरान उसकी सुरक्षा पर नजर रखना हो, या फिर आपातकालीन तैयारी, पीटीसी हर लेवल पर दवाओं की सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। ये तो हुई पीटीसी की बात। अब पीटीसी जिस फॉर्मुलरी के लिए दिशा निर्देश बनाती है, चलिए अब उस पर आते हैं। अस्पताल फॉर्मुलरी, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन लगता है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, महत्वपूर्ण तो है। अस्पताल फॉर्मुलरी सुनने में भले ही सिर्फ एक लिस्ट लगे, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की एक लगातार अपडेट होने वाली सूची है। लगातार अपडेट होना यहाँ बहुत जरूरी है। क्यों? मतलब इतना जरूरी क्यों है लगातार अपडेट होना? क्योंकि चिकित्सा विज्ञान बदलता रहता है। नई दवाएं आती हैं, पुरानी दवाओं के बारे में नई जानकारी मिलती है, सेफ्टी अलर्ट्स आते हैं, तो लिस्ट को करंट रखना पड़ता है। अच्छा, और ये सूची सिर्फ दवाओं के नाम बताती है या कुछ और भी होता है इसमें? सहायक जानकारी भी होती है। असल में ये सूची उस अस्पताल के चिकित्सा दल के नवीनतम नैदानिक निर्णय, मतलब लेटेस्ट क्लिनिकल जजमेंट, हाँ, यानी मौजूदा वैज्ञानिक सबूतों और उनके अपने अनुभव के आधार पर वे किन दवाओं को मरीजों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त और प्रभावी मानते हैं। हमारे स्रोत में एक दिलचस्प तथ्य भी दिया गया है कि भारत में पहला सरकारी शिक्षण अस्पताल फॉर्मुलरी 1997 में तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रकाशित हुआ था। ये वाकई एक अहम जानकारी है। ये दिखाता है कि भारत में भी अस्पतालों में दवाओं के प्रबंधन को व्यवस्थित और साइंटिफिक आधार देने की कोशिश काफी पहले शुरू हो गई थी। हाँ, लगभग 25-26 साल पहले। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो फॉर्मुलरी सिर्फ दवाओं की सूची नहीं है। ये अस्पताल के लिए क्वालिटी सुधारने और कॉस्ट को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली जरिया है। गुणवत्ता और लागत नियंत्रण, ये दोनों एक साथ कैसे साधती है फॉर्मुलरी? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? कहीं क्वालिटी कम तो नहीं होती कॉस्ट बचाने में? नहीं, ऐसा नहीं है। लग सकता है, पर असल में ये जुड़े हुए हैं। इसके कई लक्ष्य हैं। पहला, दवाओं के इस्तेमाल में सर्वोत्तम प्रथाओं, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्थापित करना, यानी इलाज के सबसे कारगर और सुरक्षित तरीके। ठीक है। दूसरा, उच्च गुणवत्ता और सबूत आधारित एविडेंस बेस्ड दवाएं लिखने को बढ़ावा देना। एविडेंस बेस्ड? हाँ, मतलब जिसके पीछे वैज्ञानिक सबूत हों। हाँ, इसका मतलब है कि डॉक्टर वही दवाएं ज्यादा इस्तेमाल करें जिनके असरदार होने के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हों, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों या पुरानी आदतों के आधार पर। और इससे देखभाल में एक रूपता, मतलब कंसिस्टेंसी कैसे आती है? ये इसका तीसरा लक्ष्य है,
मरीजों को दी जाने वाली देखभाल के स्तर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन को कम करना, मतलब एक ही तरह की बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर बहुत ज़्यादा अलग अलग दवाएं न लिखें। इससे इलाज की गुणवत्ता में एक समानता आती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। समझ गया। और चौथा, जाहिर तौर पर दवा की लागत का प्रबंधन करना। जब आप सबूत आधारित जरूरी दवाएं चुनते हैं तो अक्सर गैर जरूरी या बहुत ज़्यादा महंगी दवाओं का इस्तेमाल कम हो जाता है। इससे लागत नियंत्रित रहती है, बिना क्वालिटी से समझौता की। तो इसे बनाने और लागू करने के पीछे कुछ सिद्धांत या नियम भी होंगे, मतलब क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हैं? हाँ, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो इस सिस्टम को प्रभावी बनाते हैं। पहला, दवाओं को जहां तक हो सके उनके गैर मालिकाना नाम यानी नॉन प्रोप्राइटरी नेम, या जिसे हम जेनेरिक नाम कहते हैं, जेनेरिक नाम से? हाँ, उसी से शामिल किया जाना चाहिए, ना कि किसी खास ब्रांड नेम से। इससे भ्रम कम होता है और अक्सर लागत भी कम होती है। ये तो अच्छी बात है। दूसरा, ये पूरी प्रणाली सिर्फ फार्मेसी विभाग की नहीं होनी चाहिए, बल्कि पीटीसी की सिफारिशों के आधार पर चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा प्रायोजित और समर्थित होनी चाहिए, मतलब स्पॉन्सर्ड और सपोर्टेड। यानी डॉक्टरों को लगना चाहिए कि ये उनकी अपनी प्रणाली है, फार्मेसी ने थोपी नहीं है। बिल्कुल, उनका ओनरशिप जरूरी है। तीसरा, चिकित्सा कर्मचारियों को फॉर्मुलेरी प्रणाली की लिखित नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाना और उनका पालन करना होता है। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि इस फॉर्मुलेरी में आखिर होता क्या क्या है। आपने कहा ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, स्रोत में तो काफी विस्तार से बताया गया है, ये काफी डिटेल्ड लग रहा है। हाँ, ये काफी व्यापक होती है ताकि डॉक्टरों और नर्सों को जरूरत की लगभग सारी जानकारी एक जगह मिल जाए। इसे रटने की जरूरत नहीं, लेकिन मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसे कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे कि क्या क्या हिस्से होते हैं? एक बड़ा हिस्सा होता है दवा उत्पाद की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट। ओके। है उसका जेनेरिक नाम, कितनी ताकत या डोजेज स्ट्रेंथ में उपलब्ध है, किस रूप में है, गोली, सिरप, इंजेक्शन, मतलब फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग कैसी है, उसके मुख्य एक्टिव तत्व क्या हैं, बड़ों और बच्चों के लिए सामान्य खुराक क्या है, दवा कैसे दी जानी है, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये कोई नियंत्रित दवा है, कंट्रोल सब्सटेंस सिंबल, और कई बार कॉस्ट की जानकारी, मतलब लागत का अंदाजा भी दिया होता है। वाह, ये तो बहुत कुछ है एक ही एंट्री में। हाँ, और इसी में एक इंडेक्स भी होता है ताकि दवा को नाम या उसके असर, मतलब थेरेप्यूटिक क्लास के आधार पर आसानी से खोजा जा सके। ठीक है, यानी दवा की पूरी कुंडली एक जगह। और इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अस्पताल की अपनी नीतियों से जुड़ी जानकारी, इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज। अच्छा, पॉलिसीज। जैसे कुछ दवाओं के इस्तेमाल पर क्या खास नियम या रिस्ट्रिक्शंस हैं, पीटीसी में कौन कौन सदस्य हैं, उनका क्या रोल है, फार्मेसी कब तक खुली रहती है, आवर्स ऑफ सर्विस, बाहरी मरीजों, आउट पेशेंट्स के लिए दवा लेने की क्या प्रक्रिया है, और सबसे ज़रूरी, इस फॉर्मुलरी गाइड का इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब सिर्फ दवा नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के नियम और प्रक्रियाएं भी, पूरा मैनुअल जैसा। बिल्कुल। फिर एक हिस्सा फार्मेसी के कामकाज के तरीकों पर होता है, फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ओके। जैसे उनके सेवा के घंटे, आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन संबंधी नियम, दवा का चार्जिंग सिस्टम कैसे काम करता है, भर्ती मरीजों, इन पेशेंट्स तक दवा कैसे पहुंचती है, क्या मरीजों को दवा समझाने के लिए कोई पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, फार्मेसी के कोई बुलेटिन वगैरह। एक और हिस्सा स्पेसिफिकली बताता है कि फॉर्मुलरी को इस्तेमाल कैसे करें, जानकारी कहाँ मिलेगी, अगर और विस्तार से जानना हो तो कौन से रेफरेंस सोर्स देखें। और कुछ खास स्पेशल इन्फॉर्मेशन जैसा कुछ? हाँ, एक सेक्शन विशेष जानकारी, मतलब स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए भी होता है। इसमें न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की लिस्ट हो सकती है, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले स्वीकृत संक्षिप्त रूप यानी अप्रूव्ड एब्रिविएशंस, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। हाँ, वो जरूरी है। कौन सी दवाएं शुगर फ्री हैं, जहर और उसके इलाज से जुड़ी जानकारी, पॉइजन इन्फॉर्मेशन, और जैसा हमने पहले बात की थी, एडीआर यानी प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ये सब शामिल हो सकता है। ये तो वाकई एक तरह का ज्ञान कोश है। ये सिर्फ दवाओं की सूची नहीं, बल्कि अस्पताल में दवाओं के सुरक्षित, प्रभावी और किफायती प्रबंधन का पूरा ब्लूप्रिंट है। एकदम सही कहा। तो संक्षेप में देखें, पीटीसी वो समिति है जो दवाओं के मूल्यांकन, चयन, सुरक्षित उपयोग, जिसमें एडीआर निगरानी, आपातकालीन तैयारी सब शामिल है, उसके लिए नीतियां और ढांचा बनाती है। और अस्पताल फॉर्मुलरी
उस ढांचे को लागू करने का एक व्यवहारिक उपकरण है, एक टूल है जो देखभाल को स्टैंडर्डाइज करने, एविडेंस बेस्ड इलाज को बढ़ावा देने, क्वालिटी सुनिश्चित करने और लागत को काबू में रखने में मदद करता है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ये सब जानना आम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? हम तो बस डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, इसमें हमारे लिए क्या है? देखिए, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रणालियाँ सीधे तौर पर हमारी और आपकी देखभाल की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ी हैं। अच्छा, कैसे? जब हम जानते हैं कि अस्पताल में दवाओं को लेकर इतनी गंभीर और व्यवस्थित प्रक्रियाएं हैं, तो हमारा भरोसा बढ़ता है ना? ये समझने में मदद मिलती है कि दवा काउंटर से मिलने वाली उस छोटी सी गोली के पीछे कितनी सोच, कितनी जांच परख और कितनी निगरानी शामिल है। हाँ, ये बात तो सही है। और ये सीधे तौर पर हेल्थ केयर की कॉस्ट को भी प्रभावित करती हैं। अगली बार जब कोई अस्पताल जाए तो शायद ये सोचने में मदद मिले कि दवाओं का प्रबंधन कितने सधे हुए तरीके से किया जाता है, पर्दे के पीछे कितना काम होता है। निश्चित रूप से। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। भविष्य? मतलब? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम देख रहे हैं कि ये प्रणालियां कितनी जटिल और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI या बेहतर डेटा एनालिटिक्स अस्पतालों में दवा प्रबंधन को, फॉर्मूलरी को और ज़्यादा डायनामिक बनाने और मरीजों की सुरक्षा को और बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या AI पैटर्न पहचान कर ADRs का पता और जल्दी लगा सकता है? शायद हाँ। हो सकता है। या डेटा एनालिटिक्स फॉर्मूलरी को अपडेट रखने के लिए और ज्यादा सटीक और रियल टाइम सबूत दे सकता है। संभावनाएं अनंत हैं। तकनीक शायद इन प्रक्रियाओं को और ज्यादा प्रभावी और कुशल बना सकती है, लेकिन फिलहाल ये समझना जरूरी है कि PTC और अस्पताल फॉर्मूलरी जैसी स्थापित प्रणालियां आज अस्पतालों को बेहतर और सुरक्षित देखभाल देने की नींव कैसे रखती हैं। ये वो अदृश्य मेहनत है जो अच्छे स्वास्थ्य परिणामों के लिए जरूरी है।